टीम बाहर नहीं होती है, कोई टीम अंदर नहीं होती है, यहाँ तो सभी हम लोग टीम हैं, सब जेएसएम हैं। आप लोगों को बुलाया ही इसलिए है कि आप मुझसे ज़्यादा फोकस एक दूसरे के ऊपर करो, एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे को देखो। कौन कौन आएगा ये समय बताएगा, और वो लड़ने वाले लोग जब आगे आएंगे तो पता लग जाएगा हमको कि ये वाले लोग हैं जो आएंगे। इसमें टीम का कोई रोल नहीं होता है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा साथी आया है जिसको लोन वाले मुद्दे से कुछ लेना नहीं था, लेकिन वो हमको साथ दे रहा है। और 9 तारीख से 15 तारीख को, 9 मई से 15 मई लेवल 2 की ट्रेनिंग हो रही है सहारनपुर यूपी में। करनाल का टिकट आपको करवाना पड़ेगा रेलवे से अगर आप जाओगे तो, 9 तारीख से 15 तारीख तक मई में। तो वो अपना स्लॉट आप ले सकते हैं जिसको इससे आगे का समझना है। जो 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं वो साथी अब 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आपका एक्चुअल स्किल जो है वो डेवलप होने वाला है, जिसमें कि ये लड़ाई क्या है, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, और वो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इस पर थोड़ा बहुत काम जितना कर पाएंगे। फिर लेवल 2 के बाद लेवल 3 पे जाएंगे। क्योंकि लड़ाई जो है ना, उसको जब तक हम बिल्कुल अंतर्मन में ग्रहण नहीं कर लेंगे कि ये लड़ाई ऐसे लड़नी है, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो आप में से जो साथी लेवल 2 वाली में आएंगे उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव हो जाएगा। फिर लेवल 3 में आने के बाद तो आपको खेल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि लेवल 3 में हम लोग डिकोडिंग सिखाएंगे आपको कि अखबार में जो लिखी हुई है हेडलाइन, उसके जरिए यहाँ का नेता अपने आकाओं को, वहाँ बैठे इंग्लैंड में, अमेरिका में और इसमें इजराइल में बैठे हुए अपने आकाओं को कैसे बताता है कि हमें कितने आदमी मार दिए हैं अभी तक, कितनों की बलि ले ली है, तब राजा मैं बनना चाहिए। वो यहीं से बताता है वो, और वो कोडिंग के थ्रू अखबारों में लिख के बताता है। तो हमको पहले से मालूम होता है और लग जाता है कि अभी इस महीने में इतने लोग मरने वाले हैं। वो ट्रेन एक्सीडेंट में मरे, वो कोई हादसा पुल टूट कर मरे, वो कोई ऐसा हादसा होकर के मरे, वो डिक्लेयर्ड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है ना। बॉलीवुड की सत्ता किसको देनी है, राजनीति में सीएम किसको बनाना है, पीएम किसको बनाना है, ये सब कुछ सारी लॉबिंग मंत्रियों तक की पहले से डिक्लेयर होती है। तो एक बार आपको वो कोडिंग आ गई, डिकोडिंग आ गई उनकी लिखी हुई, तो आप खेल ही समझ में आ जाएगा सारा, पता ही लग जाएगा कि यार ये तो ऐसे ही चलता है। दंगे कब होने हैं, कितने लोग मरने हैं उस दंगे में, इतना तक कंट्रोल्ड होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसिक्योर्ड लोन के बारे में और बाकी के लोनों के बारे में, ये सब मैं बता चुका हूँ। आई थिंक ऐसा साथी जो पूछ रहा है इसका मतलब ये कि वो आया नहीं है किसी मीटिंग में। तो देखिए, मैं इसके लिए तो आपको जो ट्रेनिंग के दौरान की वीडियो है ना, वो भी लिंक भेज देंगे, तो उसमें मैं स्पेशल इसी को क्वेश्चंस को एड्रेस करती वीडियो भेज देंगे। इस पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लंबी है थोड़ी सी, घंटा भर लग जाता है। अब अनसिक्योर्ड लोन तो बहुत ही आसान है, मतलब पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, कैश का कोई और लोन है जिसमें कोई मॉर्गेज नहीं रखा हुआ है, उस पे तो कोई सीन ही नहीं है। जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉपर्टी वाले पे आएगी जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। अब प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, लोन 10 लाख का, 20 लाख का, जिसके चक्कर में वो लोग उसको भी मॉर्गेज करने की कोशिश उसको भी हथराने की कोशिश करते हैं। और फिर या फिर केसीसी का होता है कि 20 लाख का एकड़ है और उस पर 1 लाख रुपया, 70,000 रुपया दे रखा है, तो वहाँ पे वो लोग खेलते हैं। तो ये थोड़े से 2 मुद्दे हैं थोड़े से, और उसमें भी वो सरफेसी का इस्तेमाल करते हैं, और सरफेसी पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको चैलेंज अपने को करना है। जब तक ये चैलेंज नहीं होता तब तक ये कुत्ता बिल्ली वाला खेल अपने को खेलना पड़ेगा इनके साथ। कभी तुम आगे, कभी हम पीछे, कभी हम आगे तुम पीछे। तो इसमें कभी हमारी जीत होएगी, कभी उनकी जीत होएगी, कभी हम ज़्यादा हो जाएंगे, कभी वो ज़्यादा हो जाएंगे। ताले वाले लगते हैं, तोड़ के अगले दिन बैठ जाते हैं घर में। ये है ही है, कोई मतलब इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अब ताले तोड़ना इतना, अब तो नॉर्मल सा लगता होगा ना कि यार उसका ताला तोड़ने की, चलो चलते हैं, तोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत पंगा बस पुलिस वालों से लड़ने का रह गया है कि वो जब अंदर करने लगता है तो डर लग जाता है कि अरे आज तो दही मंगाई थी घर वाली ने, नहीं लेके गया तो जेल से आते ही पीटेगी। वो खतरा रहता है बस, उसको भी ओवरकम कर जाओगे आप एक दिन। पता लगेगा जब कि घर वाली लड़ाई से बड़ी लड़ाई है ये, तब दिक्कत नहीं आएगी। बैंक वाले पे फौजदारी करने के बाद क्या प्रोसेस है? असल में जो बैंक कर रहा है ना, ये फौजदारी के मामले नहीं है। आपने गौर से देखा नहीं है अपनी प्रोसेस को। हम अपनी प्रोसेस में कहाँ लेकर के जा रहे हैं?
हमने जो आवेदन दिया हुआ है उसमें फौजदारी का मामला नहीं बना रहे हैं, हम उसमें क्रिमिनल मामला बना रहे हैं इसको। जब हम पुलिस में एफआईआर करने को दे रहे हैं तो वो फौजदारी का मामला नहीं है, वो क्रिमिनल मामला है कि तुमने सिद्धांत के साथ छेड़खानी की है। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या है कि हम जो भी पेश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बैंक ने फ्रॉड किया है, क्राइम किया है सरकार के साथ मिल करके, तो इसको क्रिमिनल एक्टिविटी ही बनेगी ये। जब इसको एक्सेप्ट करेगा ना पीआईएल को, जब कोर्ट एक्सेप्ट करेगा तब देखना मौज होएगी जिसने भी इसमें आवेदन लगा रखे होंगे, जिसका भी नाम वहाँ जाएगा। 138 के केस वाली की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जो चेक बाउंस वाला मुद्दा है ना, इसके ऊपर देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो चेक दिए हुए हैं, अगर उन चेक्स का नंबर आपको पता है तो पहले ही आप एक एफआईआर लिखवा दीजिए कि हमारे ये चेक गुम हो गए हैं, इसके ऊपर साइन किया हुआ है और हमने ये नहीं लिखा हुआ कि ये चेक हमने किसको दिए हैं। मैं इसका मतलब आपको सॉलिड एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से किस किस ने आवेदन के अंदर बैंक से अपने आवेदन वाले दस्तावेजों की कॉपी किस किस ने मांगी है? हाथ खड़ा करेंगे। और उनको वो दस्तावेज की कॉपी मिली होगी, है ना, बैंक ने वो भेजा होगा ना कि तुम्हारा एग्रीमेंट ये था जिस पे तुमने साइन किए हुए हैं, उसमें कहीं पर भी चेक वाला पेज नहीं है। जो आज तक जितने भी आवेदन हमने लगाए हैं, लगभग 1000 के करीब हो गए, इस 1000 आवेदन में आज तक बैंक ने अपने दस्तावेजों में जो हमने उनसे मांगा था कि हमने जो एग्रीमेंट पे साइन किया है वो आप हमको दे दो, तो उसने वो जो भेजा है हमको, उसमें वो चेक वाला पेज नहीं है जिस पे साइन करवाए हुए हैं। अगर वो सही थे बैंक वाले तो उन्होंने वो वाला पार्ट क्यों नहीं भेजा? असल में ब्लैंक चेक ले ही नहीं सकता बैंक। उन्होंने हमसे ब्लैंक चेक लिया हुआ है और वो आपको दिखाएगा कि इसने मेरा इतना पैसा देना था। वो ये नहीं कहता कि लोन भरना था इसलिए हमने इसका चेक लगाया, वो लगा ही नहीं सकता लोन भरने के एवज में, लेकिन वो लोन वाली अमाउंट भरता है उसके अंदर कि मैंने इससे इतना पैसा लेना था। और इतना पैसा कहां से लेना था अगर वो बताना पड़ेगा बैंक को, तो वहां फंसेगा बैंक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 138 में वो दो तरह से फंसाते हैं आपको, या तो आपको सीधा वो जेल भेजते हैं और जेल से अगले दिन जमानत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन जाओ और जमानत करवा लो। और वैसे भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो दिन के दिन भी हो जाती है, इसके अंदर थाने से भी हो जाएगी। जेल जाने से पहले वो आपको जो नोटिस भेजेंगे वो ऐसा भेजेंगे, बैंगलोर कोर्ट में चलो, कलकत्ता चलो, मतलब वो दूर भेजते हैं। तो वहां फिर अपना जेएसएम का अभियान काम आएगा। आप हमको बताओ बैंगलोर जाना, अपनी बैंगलोर वाली टीम को दे देंगे, अपने आप करती रहेगी, वहाँ वकील पकड़ा देगा, वो अपील होता रहेगा हमारे नाम पे। कलकत्ता वाले हैं, कलकत्ता वालों को दे देंगे, वो वहाँ लगा रहेगा, आपको क्या जरूरत है चक्कर काटने की। ये इसीलिए तो हम लोग ये टीम बना रहे हैं ना कि इस एरिया में बंदा बैठा है अपना जेएसएम का, वहाँ वो कर दे, इधर बैठा है तो इधर उनका काम हम कर दें, तो दोनों का टाइम बचे, दोनों का काम हो जाए, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी हमारा 8-10 लोगों का ऐसे हो रहा है, हरियाणा से भी जिनका लगा तो वो कलकत्ता वाली टीम अपने आप देख रही है, उनको कभी नहीं गए वो लोग। बेसिकली हमको अपीयर होने से डिनाई नहीं करना है, नहीं तो फिर वो पीओ करके डालेंगे अंदर। अगर वो पहले दिन भेजते हैं तो वो एक दिन में जमानत हो जाएगी। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो बड़ा बढ़िया है यार, इस मामले में तो हमारी कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए। पहले छोटे वाली कोर्ट में चलेगा, फिर हार जाएंगे, फिर बड़े वाली कोर्ट में चलेगा, फिर हार जाएंगे, फिर उससे बड़े वाले में चलेगा, फिर हम मर जाएंगे, टेंशन नहीं खत्म। तो इतनी टेंशन काहे को लेनी है? लैंड एक्विजिशन के लिए तो सरफेसी को ही चैलेंज करेंगे ना अपन लोग, उसके लिए तो पब्लिक ही काम आएगी। वहां पे तो देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जितने भी लोगों का अभी तक भी घर के ऊपर सील लगा है, ताला लगाया है बैंक वालों ने, सारे के सारे दस्तावेज उन्होंने झूठे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आप उनकी दलील देखिए, वो पूरे झूठी दी हुई है उन्होंने दलील। तो वो झूठ के दम पर चल रहा है सारा का सारा, गुंडागर्दी के दम पर। अब गुंडागर्दी से आप कैसे लड़ोगे बताओ आप? अब आप थाने में जाते हो, पुलिस वाले को होना चाहिए आपको सर बोल के बात करे, आपका एप्लीकेशन लेकर के वहां उसी टाइम तुरंत उसके ऊपर जांच करके कार्रवाई करे, ऐसा होता है ना? हाँ बोले बेटा
यहाँ तुम्हारे लिए थोड़ी बैठे हैं, और कितने सारे काम है। कागज ले गया, पेन ले गया, पेन भी नहीं है उनके पास। FIR के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए कागज नहीं देंगे वो आपको। मतलब वो आप लोगों के ऊपर ऐसा दिखाएंगे जैसे वो मालिक हैं, और एप्लीकेशन आप लिखवाने गए हो, बल्कि अपराधी की तरह बिठा देंगे आपको। फीलिंग आएगी जैसे हम ही अपराधी हैं। तो वो गलत तो वो कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोगों को फील करा करके। अब गलत के खिलाफ तो क्या बताएं हम, लड़ाई तो सच की पहले से दिन से चालू करके रखी हुई है। जो बताया आपको उसमें हम ही लोग ताकतवर हैं, पर हमको कोई मानता ही नहीं ताकतवर। बताओ क्या करें। देखो ना, आपसे वोट मांगने आते हैं, आपकी वोट कितनी ताकतवर है कि वोट मांगने आते हैं वो आपके पास। सोचो, एक बात सोचिए आपने कभी, ये मैं आखिर में खुलासा करूंगा हालांकि इस बात का, बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं, सरकार कभी विज्ञापन देती है? वैक्सीन कंपनियों की सच्चाई सरकार ने विज्ञापन दिया? नहीं दिया। लेकिन वो आपको ये कह रही है वोट डालना हर आदमी को चाहिए। नहीं, अरे समझ नहीं रहे हो क्या? अगर वोट डालना आपके फायदे की बात होती तो सरकार कभी प्रमोट नहीं करती इसको। वोट डालना अगर आपके फायदे की बात होती तो, वोट डालने का मतलब मालूम है क्या है? वोट डालने का मतलब है आप इस देश के रिफ्यूजी हो, आप इस देश के अंदर भिखारी हो, आप इस देश के अंदर एक शरणार्थी हो। वोट डालने का मतलब वो है। अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आप इस देश के मालिक होगे। समझ रहे हैं? और मालिक का कोई दस्तावेज नहीं होता, ना उसका कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता। आप पैदा हुए और उसका सर्टिफिकेट सरकार देगी आपको। आपका बच्चा पैदा किया, आपने सर्टिफिकेट सरकार देगी। नहीं समझ रहे? ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसने भी बनवाया वो शरणार्थी हो गया। देश के अंदर प्रचारित क्या कर रहे हैं कि कागज चेक कराने पड़ेंगे CAA और NRC में। वो कागज जिसने चेक करवा लिए वो रिफ्यूजी होगा। इस देश का असली मालिक वो है जिसके पास कोई कागज नहीं है। पता है आपको ये बात? नहीं पता थी आपको ये बात, और ये किसी को भी नहीं पता है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 जनवरी 2011 की खंडपीठ की, जिसके अंदर उन्होंने असली मालिकों को डिफाइन किया हुआ है। और बाकी लोग सब रिफ्यूजी हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी, जो मुसलमान कहते हैं वो भी, जो ईसाई कहते हैं वो भी, जो सिख कहते हैं वो भी, जो अपने आप को गांव और कबीले का आदमी होने के अलावा कुछ भी कहते हैं वो रिफ्यूजी हैं। जो अपने आप को इस शहर का मालिक, शहर में जो भी आदमी होगा वो रिफ्यूजी है, क्योंकि शहर में कोई भी आदमी ओरिजिनली इस देश का नहीं है। गांव का आदमी इस देश का ओरिजिनल आदमी है। और गांव में भी वो आदमी जिसके दादा वहीं रहते थे, जिसके पिता वहीं रहते थे, और जिसके आज के कागज भी उसी के नाम पे होंगे, जो छोटे मोटे होंगे। यानी जो वहीं रह रहा है जहां उसके पुरखे रह रहे थे, वही इस देश का असली मालिक है। और उसे किसी कागज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक का कभी चुनाव नहीं होता है, चुनाव नौकर का होता है। और चुनाव उस नौकर को चुनने वाले लोग केवल शरणार्थी ही चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मालिक चुनता नहीं है, मालिक आदेश देता है, मालिक सिलेक्शन करता है, इलेक्शन नहीं करता है। आप नौकर को चुनते नहीं हो, आप नौकर को सिलेक्ट करते हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए जो कैंडिडेट होता है पार्टी का, वो आपका कैंडिडेट नहीं होता है, वो पार्टी का कैंडिडेट है। समझ रहे हैं ना? वो आपका नहीं है, आपने थोड़ी जिसको भेजा वहां पर सेलेक्ट करके। इस पे हम बात करेंगे आगे। यस,
यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएस है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स तब बना था जब वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे जो उनको ख़त्म कर दिया गया। आप स्टेट्स तभी बनेंगे जब वहाँ के लोगों को ख़त्म कर दिया जाए या उनको ख़त्म होने का एहसास हो जाए। और पूरी दुनिया में उसी देश के अंदर इलेक्शन चालू हुए हैं जहाँ वहाँ का आदमी ओरिजिनल वहाँ का नहीं है। आई बात समझ में? आज से 50 साल पहले आपके गांव का आदमी एमएलए और एमपी के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता था। वो सरपंच भी ऐसे ही चुन लेते थे, जाओ भाई अब की बार ये सरपंच हो गया, बात खत्म। चुनाव नहीं होता था वहां, सरपंच चुन लिया जाता था और जो पंचायत कहती थी वही कानून चलता था। कोई पुलिस वाला उसमें एंटर नहीं कर सकता था। पता है ना, ये तो देखा हुआ टाइम है अपना। जो 45 पार के लोग हैं ये तो उन्होंने देखा है अपनी आंखों से। ये तो नई जनरेशन को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनको इंस्टा में उलझा रखा है। उस जनरेशन को तो पता है कि असली कानून क्या रहता है। तो वो इलेक्शन जो डेमोक्रेसी का ड्रामा है, जो ये झुंझुना जो हम बजा रहे हैं, ये केवल गुलामों के लिए है। तो देखेंगे एक दिन आज़ाद तो करना ही पड़ेगा आपको। आज़ादी के दस्तावेज हैं हमारे पास, हमने सरकार से मांगे थे, सरकार पे तो मिले नहीं। हमने सरकार से पूछा था भारत कब आज़ाद हुआ, कब गुलाम हुआ, पहले तो ये बताओ गुलाम कब हुआ, बताओ। आज़ादी की डेट तो आपको बता दी इतिहास वालों ने, कोई इतिहास वाला गुलामी की डेट भी बता दे भाई। और उस टाइम पे नहीं, क्यों 1600 में कहाँ, 1600 में तो वो कहते हैं कि वो व्यापारी बन के आते, व्यापारी गुलाम थोड़ी कर लेगा। किसी दिन व्यापारी ने डिक्लेयर किया होगा कि अब मैं तुम्हारा मालिक हूं, तभी तो हम गुलाम माने जाएंगे। और हमने मान लिया होगा कि हम गुलाम हैं, तभी तो मानोगे भाई, तभी तो गुलाम माने जाओगे ना जिस दिन आप कहोगे कि हम गुलाम हैं। पहले कोई डिक्लेयर करेगा कि मैं मालिक हूं, कल से मेरे हिसाब से चलो, और उसके बाद कोई मानेगा कि मैं गुलाम हूं। वो तारीख बताओ ना कोई। और अगर वो तारीख बताओगे तो आप जानोगे कि 1947 से पहले तो यहां रियासतें हुआ करती थी। नहीं, अगर महाराष्ट्र में किसी की रियासत है तो राजस्थान में किसी और की है, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा परिवार चला रहा है, और हिमाचल में कोई और चला रहा है, और पंजाब में कोई और चला रहा है। तो महाराष्ट्र के किसी राजा ने अगर गुलामी स्वीकार कर ली तो उसका यह मतलब नहीं है ना कि भारत गुलाम हो गया। जिस भी राजा ने गुलामी स्वीकार करी वो उसकी रियासत ने ही करी होगी, और उसकी रियासत के भी कोई ना कोई नियम बने होंगे कि किसने की, उनको अधिकार क्या क्या दिए गए, कि उनको केवल टैक्स कलेक्शन का अधिकार उन्होंने लिया था, या नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार लिया था, या हमारा संविधान बनाने का, या निर्णय देने का, या जुडिशरी का कौन से अधिकार उसको दिए थे। कोई तो दस्तावेज अवेलेबल होगा जिसमें यह डिक्लेयर हो कि भारत कब गुलाम हुआ और किस दस्तावेज के तहत वो आजाद हुआ। वो दस्तावेज जो ये कहता है कि हम आजाद हो गए, वो शर्म का विषय तो नहीं हो सकता, वो तो गर्व का विषय है ना कि हम आजाद हुए। तो वो दस्तावेज देश की जनता से छुपाया क्यों जा रहा है? तो हमने पूछा कि वो कौन सा दस्तावेज था, कौन सा एग्रीमेंट था, कौन सा ऑफिशियल ऑर्डर था जिसके तहत वो आजाद हुआ था, किससे आजाद हुआ था, एग्जैक्ट डेट क्या थी, उसकी प्रमाणित प्रति हमको दी जाए। चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गृह मंत्रालय, पार्लियामेंट्री कमेटी, इधर से घूम के फिर उधर से वापस आके, और उसका जवाब आता है यह गहन शोध का विषय है। ऑफिशियली सरकार कहती है भैया, ये जिसको आप लोग इंडू हृदय सम्राट बोलते हो, प्रक्रिया। तो हमको जवाब मिल चुका, उन्होंने कहा यह गहन शोध का विषय है। आरटीआई में पूछा गया, ये कागज है अपने पास, अभी लाया हूं मैं, जिस भाई ने देखने हो देख लेना अपनी नग्न आंखों से। कैमरे वाली आंखों से नहीं दिखाऊंगा। तो उसमें पूछा हमने कि देश में वैध रुपया चल रहा है कि अवैध रुपया चल रहा है, आप कौन से रुपये को असली बोलते हो, असली रुपये का क्या मापदंड है, और भारत में अगर किसी रुपये को वैध बोलना है या अवैध बोलना है,
उसके लिए कौन से दस्तावेज के हिसाब से आप तय करते हैं, तो हमको वैध रुपए का दस्तावेज दिया जाए। भाई ऑब्वियसली आप रुपया छाप रहे हो तो वैध रुपया छाप रहे हो ना। भाई आरबीआई को यहां में थोड़ी छाप लेगी कुछ भी। तो आरबीआई हमको क्या कह रही है चिट्ठी में, वो ये बोल रही है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब सारा रुपया अवैध है। भाई इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर किसी सरकार के पास वैध रुपए का, लीगल मनी का कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसका मतलब समझते हैं आप कि आपकी असली मेहनत को हवा में उड़ाया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है। तो आपकी संतानों का गुलाम होना तय है, जीवन भर कर्जदार रहना तय है। यह लड़ाई आपकी नहीं है, आपकी संतानों के लिए है, अगली पीढ़ियों के लिए, आपकी दादी के पास, आपकी नानी के पास। और उस दौर में आपके गांव में सबसे गरीब आदमी की औरत के गले में भी आपने बड़ी बड़ी चांदी और सोने के हार देखे होंगे, उनके हाथों में, पैरों में। सबसे गरीब आदमी के घर में भी। अनसिविलाइज तो अब हुए हैं हम लोग। यानी कि जब कभी शोषण नहीं हो रहा है, जिस वक्त आरबीआई नहीं आया है, जब आरबीआई ने अपने नोट छापने शुरू नहीं किए हैं, उससे पहले हमको 300-400 साल तक अंग्रेज लूटते रहे हैं। और लूटते रहने के बावजूद भी 1860 में, जिस टाइम के दौर को अंग्रेज सपेलों का देश बोलते हैं ना, उस दौर में भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अभी यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दस्तावेज बता रहे हैं, उन्हीं के दस्तावेज बता रहे हैं कि भारत चाइना के साथ कंपटीशन है सिर्फ। कभी चाइना पहले नंबर पर आ रहा है, कभी भारत पहले नंबर पर आ रहा है। 14 अगस्त 1947 को भी हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है 1947 में भी, 14 अगस्त को। और 16 अगस्त को हम टॉप 50 में भी नहीं आते हैं। खत्म। कैसे हुआ? जिस दिन अंग्रेजों ने कहा हमारे वाले नोट, हमारे वाली करेंसी, हमारी मुद्रा हमको दे दो, तुम अपने अब नए नोट छाप लेना, तो वो जो मुद्रा लेकर के गए थे वो सोने और चांदी की फॉर्म में थी, मोहर और रुपए की फॉर्म में थी। उसको अगर सोने में तब्दील कर दिया जाए तो लगभग 4.25 लाख टन सोना बनता है। एक दिन की लूट है ये। 14 अगस्त 1947 और 16 अगस्त 1947, ये एक दिन की लूट बता रहा हूं मैं। जो रोज होती थी वो तो अलग है। जो 1835 से लेके और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना, तब से लेकर 1947 तक की लूट का तो आपको अंदाजा भी नहीं होएगा। पेपर करेंसी एक्ट जब 1877 में, 1870 में, फिर 1882 में जब उन्होंने चेंज किया, उस गेम को तो आप समझोगे। वो तो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में बताया ही हुआ है, वो तो पता ही है आपको। जिस टाइम पे 10 रुपए की एक मोहर होती थी और फिर 15 रुपए की एक मोहर कर दी, तब कितनी बड़ी लूट थी। 1/3 सोना एक रात में एक आदेश से गायब हो गया। 1/3 सोना, जीरो। 1/3 देश को एक आदेश से लूटा जा सकता है। तो आपको भी ज़्यादा दिन नहीं लगने हैं। एक ही आदेश लगेगा कि कल से जितने नोट हैं सब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, केवल ई-रुपया चलेगा, सीबीडीसी। और सीबीडीसी का कंट्रोल किसके पास रहेगा? जिसके पास मोबाइल के सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है, बस। और वो स्लोगन पूरा हो जाएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसका ये मतलब था आप सबकी गर्दन मुट्ठी में होनी है उसकी। अभी पहले अच्छे रिजल्ट आते थे, अभी प्रॉब्लम आ रही है। बैंक अभी डिनाई कर देते हैं कि वॉलेट डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में जाओ, और सरफेसी के तहत ऑर्डर दे रहे हैं। वो मैंने बता दिया आपको। बैंक वाले डिनाई कर रहे हैं। क्या डिनाई कर रहे हैं? सोचो जरा, आपने पूरी लिस्ट बना के सवाल दिए उनको, उन्होंने लिस्ट बना के सवाल दिए, तो जरा गौर से देखना, जिस टाइम आप लोन लेने गए थे ना, तो बैंक मैनेजर ने आपको एक लिस्ट दी थी। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, बैंक खाता चाहिए, पैन नंबर चाहिए,
आपके घर का एड्रेस चाहिए, आपके घर के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके जो ज़मीन पे आपने लोन लेना उस ज़मीन के कागज़ चाहिए, मांगे थे ना। फिर आप वो कागज़ पर लिख कर लाए थे, फिर आपने इकट्ठा किया, एक एक को टिक किया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर आपने उनको दिया। फिर जब देख लिए तो फिर ऐसे मिलाया, हाँ भाई यही आदमी है। फिर कागज़ चेक करे, फिर ज़मीन पे आके चेक करने आए कि असली में वो ज़मीन है कि नहीं, है ना कि नहीं। पूरा चेक किया उन्होंने एक एक चीज़, और आपने करवाया, और फिर उसने आपको लोन दिया। आपने मांगा 1 करोड़, उसने दिया 80 लाख 70 लाख। आपकी प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़, उसने दिया 60 लाख 70 लाख। ऐसे ही हुआ। अब आपको पता चला उसने तो मेरे साथ चोरी कर ली, ठगी कर ली। अब आपने उसको कागज़ दिया कि भैया मेरे को भी वेरीफाई करा दो। अब अच्छा, तुमने वेरीफाई करके लिया है पूरा, तो हम जब दे रहे हैं और हम देने से मना नहीं कर रहे हैं, हम वेरीफाई करना चाहते तो तुमको क्या तकलीफ है भाई। वो बोलते लेने से पहले करना था, हमें नहीं पता था तुम चोरी करोगे, ठगी करोगे। हमको तो तुमने सोने का दिखाया था हार, जब पिघलाया तो पता चला ये तो पीतल था, सोने की तो ऊपर से सिर्फ परत थी। तो हमको तो तुमने बताया था रुपया दोगे तुम हमको, तुमने तो हमको लीगल टेंडर दिया, और वो भी पता चल रहा है कि आरबीआई कह रही है कि नकली है, खुद ही कह रही है आरबीआई। तो अब हमको बता दो कि तुमने हमको असली वाला दिया है कि नकली वाला दिया है। अब बैंक वाला क्या कह रहा है, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। 10 सवाल अगर पूछे, 8 सवाल पूछे, 7 पूछे, 5 पूछे, जितने भी पूछे हमने, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। बैंक वाले कह रहे हैं हमने तो जो किया आरबीआई के हिसाब से किया, और हम तुम्हारे आरोपों का खंडन करते हैं। बस इतना ही करता है ना वो यही कर रहे हैं ना जी। हम आपके आरोपों का खंडन करते हैं, वो जवाब उसको देना पड़ता है, क्योंकि जब वो धारा 80 के नोटिस को जब हम वकील के उस पे देते हैं ना, लेटर हेड पे, तो वो कानूनी नोटिस माना जाता है। अगर उसका वो जवाब नहीं देगा बैंक, तो वहां पर वो उसकी मौन सहमति मान ली जाती है। जब उसकी मौन सहमति हो जाती है तो फिर कोर्ट में एडमिसिबल होता है। इसीलिए उनको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है, और वो कुछ ना कुछ जवाब में सिर्फ इतना लिखते हैं कि हम तो आरबीआई के हिसाब से चल रहे हैं। अब भैया तुमने अपनी गर्दन अपने आप हमारे हाथ में पकड़ा दी। तुमने अगर ये कह दिया कि हम तो आरबीआई के हिसाब से चल रहे हैं, तो अब हम आरबीआई से पूछ लिए कि तुम किसके हिसाब से चल रहे हो, तो आरबीआई कहती है हमारे पास तो लीगल रुपये का कोई कागज ही नहीं है। फंस रहे हैं वो धीरे। मतलब क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो कि जनता सरकार मोर्चा ढीला चल रहा है, जनता सरकार मोर्चा कुछ मदद नहीं कर रहा है। अरे भैया, जब जाल बिछाते हैं तो शिकारी खड़ा होकर कूदता थोड़ी है उस जाल के आसपास, वो पेड़ के पीछे बैठ जाता है कि फंसने दो ना, आएगा पंछी आएगा। तो ये जाल बिछ रहा है, आप नहीं समझ रहे हो। वो फंस रहे हैं, वो आपके घर की कुड़की करके फंस रहे हैं, वो आपके घर का ताला लगा के फंस रहे हैं, वो जल्दबाजी में नोटिस निकाल रहे हैं। जो नोटिस निकालने की प्रक्रिया सारी गैर कानूनी कर रहे हैं। वो एक नोटिस आना चाहिए, फिर दूसरा नोटिस आना चाहिए, फिर तीसरा नोटिस आना चाहिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जब गैर कानूनी काम कर रहे हैं वहीं तो वो फंस रहे हैं। आपका घर परमानेंट आपका होने वाला है जहां भी वो गलत काम कर रहे हैं। पर एक बार थोड़ी हिम्मत से काम लो और एक बार संगठन से खड़ा कर दो, फिर देखना खेल इनका, तो सबको लपेटेंगे। ये जाल तैयार हो रहा है, डोंट वरी, चिंता मत करो। हमको चिंता है जिन भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब हम किसी अनजान आदमी के दर्द से भी विचलित हो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो जेएसएम से जुड़ा हो उसके लिए हम इतने कठोर हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें लगता है कि यार, अगर अभी देखो ना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया ना वहाँ। 7.5 लाख लोग ने अपना, 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी के उसमें, कि नहीं? कि अगर करोड़ों लोग अगर आज़ाद होते हो तो लाखों लोगों के मरने में क्या तकलीफ है भाई? तो ये समझो तुम भगत सिंह हो हमारे आज़ादी के इस आंदोलन के, कि भाई तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी जानी पड़ रही है। वरना आज़ादी इतनी सस्ती होती तो भगत सिंह खुद अपनी जान को दांव पे थोड़ी ना लगाता भाई। आज़ादी इतनी महंगी होती है दोस्तों कि उसके लिए मरा जा सकता है। इतनी महंगी होती है कि अगली पीढ़ी आज़ाद होती हो तो इस उम्मीद में हम अपनी जान दे दें, इतनी महंगी होती है। मकान देने में क्या फर्क पड़ रहा है यार, और वो भी वापस लेंगे, चिंता ना करो, जो एक बार आ तो जाए। और जब आखिर में मैं आपको जो बताऊंगा ना, निश्चिंत हो जाओगे, बिल्कुल निश्चिंत। वो रिकॉर्डिंग में नहीं बताना है, अभी क्या बताऊंगा देखना, बम फोड़ूंगा। तो उसकी चिंता ना करो। पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई गुना दाखिल नहीं हुआ है, लोगों पर केस चल रहे हैं। हाँ, गुना दाखिल होगा भी नहीं भैया, वो हमने बता दिया है। पुलिस वालों को गुना दाखिल करना अलाउड नहीं है, चिंता ना करो।
और जो बता रहे हैं बेसलेस है, सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट के लिए तो वो आते हैं, वो हम लोग डर जाते हैं, इसलिए सेटलमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज सेटलमेंट, जो वकील कह रहा है सेटलमेंट कर लो, इस एस्टैब्लिश सिस्टम का कोई वकील आपका साथ नहीं देगा। इसलिए हम अपनी हर ट्रेनिंग में एक बात बोलते हैं, बिल्कुल नया वकील पकड़ो या ऐसा वकील पकड़ो, कोर्ट में जाकर ढूंढो, अरे खोज करो यार, ऐसे वकील की खोज करो जिसके पास कोई कस्टमर आता ही नहीं है। उसको बोलो अपना केस मैं लड़ूंगा, उसको बोलो सारे दस्तावेज मैं दूंगा, उसको बोलो सारी जिरा मैं करूंगा, सब कुछ ड्राफ्ट मैं बनाऊंगा, तुमको केवल अपना वकालतनामा देना है, और जब जीतेंगे तो तब तू जो चाहे दे देना। भाई यार, उसको हीरो बनाएंगे हम अगर किसी वकील को, तो उससे कुछ ना कुछ लेना तो बनता है। उसको इतनी बड़ी चीज सिखाएंगे तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना, उसको थोड़ी देंगे पैसा। जिसके पास पहले कोई नहीं जाता है उसमें क्या दिक्कत है? जाना पहचाना वकील आपकी मदद नहीं करे, क्योंकि उसको तो वो सब, उसको लगता है कि यार एस्टैब्लिश सिस्टम में ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके लिए ढूंढो यार ऐसा कोई वकील, जो आप अपने कोई कोर्ट में देख लो, कोई मूर्ख सा दिख जाएगा सामने से कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको पकड़ो, क्योंकि वैसे भी उसका कुछ नहीं, उसका क्या जाना है। वह हम सारे, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये लड़ाई सिर्फ नंगड़ फक्कड़ ही लड़ सकते हैं, तो उधर वकील भी ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। और मैंने अभी यहां खड़े थे, मैंने बताया था, बैंक अकाउंट मैं यूज नहीं करता, गैस की कॉपी मेरे पास नहीं है, 1 रुपया बचत का मेरे पास नहीं होता कैश, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने किसी के नाम पे भी नहीं ली हुई मतलब मैंने कभी लेनी भी नहीं, कभी घर नहीं है मेरे पास अपना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना जिसको हम कह सकें। अब सोचो, तभी लड़ सकते हैं वो ऐसे आता है कि जैसे बेटा मेरा टेनिस खेलता है तो हमें फिर खर्चे करने पड़ते हैं, महंगा गेम है, फिर उसके और खर्चे होते हैं, फिर चंडीगढ़ में रहते, किराए पे रहता हूँ मैं, मकान में अपना नहीं है, तो अभी किसी के बच्चे की काउंसलिंग करनी है। क्या करता हूँ? कौन सी रॉयल्टी? वो तो बंद कर दिया ना, 2014 से पहले कर दिया, 16 में कर दिए थे वो तो कर दिए थे, वो तो सब बंद कर दिए थे। और वो भी मैं ऐसे नहीं लेता था कि मेरे खाते में पैसा डालो, ऐसे नहीं लेता, मैं तो सब कुछ काइंड में चलता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की काउंसलिंग कर रहा हूँ, तुम मेरा 8 महीने का किराया दे दो, मकान मालिक के खाते में सीधा उसके खाते से ट्रांसफर करा देता हूँ, मकान मालिक को मैसेज कर देता हूँ इतना पैसा आ गया, 8 महीने तक बैठा रहो आराम से। दूध वाले का 6 महीने का चला गया, कि राशन वाले का चला गया, और जितने खर्चे होते सबका चला गया, अपन 5-6 महीने फारिग हो गई, छुट्टी, ठीक है। हाँ, प्योरली वाटर चलता है अपना। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, पिछले 10 सालों में 2014 के बाद मैंने आज तक किसी ऐसा व्यक्ति जो मेरे से डील करता है, मैंने आज तक हिसाब नहीं किया, सिर्फ अपने सगे भाई से करता हूं, क्योंकि मैं उससे उधार ले लेता हूं, जब कभी मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं उससे करता हूं, क्योंकि मैं उससे लेता हूं, जिसको मैं देता हूं, एडवांस देता हूं, उससे मैंने कभी हिसाब नहीं लिया। मैंने कहा तू चोरी करेगा तो तू चोर होएगा ना, तेरे को गिल्टी कॉन्शियस होएगा, तो तेरे को करनी है तू कर, अपने को कोई टेंशन नहीं, मेरे को बता दिया अगर कि तेरा इतना हो गया, मेरे को क्या है, भाई जितनी तुम थोड़ी थोड़ी करके चोरी करोगे, 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, मेरी एक काउंसलिंग में पूरी हो जाएगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, क्योंकि मैं इससे मोह माया से मुक्त हो गया, तो अपने को थोड़ा सा है, और इसी चल रहा है, वो तो अपने आप ही चलता है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं होती। हाँ, ये अभी मैंने नया लिया, जो ये मेरे नाम से है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका हर काम आधार के बिना होता है। अब जाइए, वो क्या कहते हैं, अगर आधार दोगे तो अभी एक्टिवेट हो जाएगा, अगर कोई और कागज दोगे तो 3 घंटे में या 3 दिन में होगा। तो आप लालच में आधार देते हो, जल्दी कराने के चक्कर में। कोई प्रॉपर्टी का काम है या कोई दूसरा काम है, जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, आप आधार नहीं दोगे तो वो कहेंगे ऑनलाइन नहीं जाएगा एडमिशन। मैं बोल दूंगा नहीं भेजना मुझे, वो बोलेंगे तुमको वर्दी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, स्टाइफंड नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, अगर आपको सरकार से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए तो आपको आधार की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने आदत बना दी है, वो आपसे आईडी मांगते हैं, आप आधार दे देते हो उनको।
आधार आपको लपेटने का एक साधन है, आधार तो आपको फेंकना ही पड़ेगा आखिर में, और अभी जब लास्ट में बम फेंकूंगा तो उसमें आधार जल जाएगा, देखना। तो वो सब हो गया, बाहर निकालने वाला, अंदर करने वाला, 60-40 वाला सब हो गया ना। 1 रुपये का 770 जो वैलिड प्रूफ, 1 रुपये का 770 वाला जो वैलिड प्रूफ है, वैसे तो वो पेपर करेंसी एक्ट 1870 और 1882 में डिटेल दिया हुआ है, बट इनकेस अगर डिटेल नहीं भी दिया हुआ है तो हमारे पास उसका वैलिड प्रूफ है, और इत्तेफाक से वो मैं आज लेकर आया हूँ। उसमें पूरा का पूरा कि कितने ग्राम सोने से कितना रुपया छप सकता है वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है, और उसके बाद का कोई ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है जिसके अंदर ये दिया हो कि कितने रुपए के बदले में कितना सोना रखना होता है, तो वो अपने पास है। अभी एक बैंक वाला बोला ये तो 549 ग्राम का है, तो इसके हिसाब से कर दे भैया, तो एक बार कुछ बोल तो सही, तो कुछ लिख दे हमको गलत। भाई हम तो चाहते हैं कि बैंक हमको गलत कहे, वो कहे कि नहीं 777 नहीं होता 549 होता है, तो तू 549 का कर दे, है कि नहीं? तो 249 का तो कुछ तो कर। तो ये कैसे कह रहे हैं कि जीरो है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, ऐसे कैसे कह देंगे? तो वो प्रमाणिक है अपने पास दस्तावेज। और सहयोग राशि को आप अवैध रुपए में लेते हो, एक ये सवाल था कि आप इसको वैध रुपया और अवैध रुपया बोलते हो और इसको सहयोग राशि को बोलते हो। भाई मैं तो एक बात बताता हूं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा दो, अपने को आने जाने का वो जो खर्चे होते हैं वो करवा दो, अपने को तो ये वैध अवैध कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो ये बता रहा हूं, मतलब वो तो आपका काम इसमें चल रहा है तो इसलिए हमको लेना देना ये पड़ रहा है इसमें, नहीं तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। आपकी वैध और अवैध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो इंसानों में इंटरेस्ट है कि इंसान अपने तरीके से अपने समाज में करके अपना काम करे ईमानदारी से। आप उस कुदरती संविधान को मानना शुरू करो, जिस दिन आप कुदरत के संविधान को मानना शुरू कर दोगे उस दिन इस रुपए को उठा करके फेंक दोगे आप। और जिस दिन आपने ये रुपया उठा करके फेंक दिया, मैं आपको बता रहा हूं 1 रुपए में 60 किलो गेहूं मिलेगा, एक रुपए में। पर फेंको तो सही है, 60 क्या 60। कर्ज का मुद्दा पहले जोर शोर से था, अब नहीं उठ रहा है। किसने कहा भैया अब नहीं उठ रहा? यहां पूरा दिन से कर्ज पे ऊपर मगजमारी, सारा थूक बिलो दिया इतना मैंने, है सारा कर्जे पे ही तो बिलो रहे हैं अपन। हो भैया हम देखो पर्पस क्या है, मैंने आपको पहले से बताया, हम तो अपनी ट्रेनिंग में भी बताते हैं। भाई कर्जे का मुद्दा हमने इस बात के लिए शुरू किया था कि लोगों तक बात जाए कि आपके साथ ठगी हो रही है, उनका जमीर जागे अपने बच्चों की अगली पीढ़ी बचाने के लिए, और वो घरों से निकले। अब जिस पे जितना बवाल मचना था, जितनी वीडियो जिस पे वायरल होनी थी वो हो ली। अब अपना अपना कर्जा माफ करा लो, अपना लगे रहो। अब जो मामला जो मुद्दा पिट चुका, अब तुम पीट लो। जो ये सवाल पूछ रहा है, जिसको पूछने के लिए उसने बोला उसको बोल रहा हूं, तू पीट ले मुद्दा भैया, तू कमा ले, तुम चला लो जोर शोर से। इसमें हम कम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि देखो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। जनता सरकार मोर्चा में इस प्रोसेस को हमने कई बार ट्राई, टेस्टेड, वेरीफाई किया। ओके टेस्टेड वेरी मशीन है ये। पानी में बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से उठा करके ऐसे माली में डाल दो, बहुत सारा ऐसे कबाड़ उठा के फेंक दो। जो भारी होगा वो बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो तैरने लगेगा, और जो घुलनशील होगा वो घुल जाएगा। तो हमको करना क्या है? जो हल्का है उसे उतार के फेंकना है, और जो घुलनशील है उसको दूसरे बर्तन में डाल लेना है, और जो भारी है वो पड़ा रहे। समझ गए? तो समाज में जो हल्के और भारी लोग हैं उनको छांटने के लिए ये टशन तो होना जरूरी है ना। ये हम एक बार हरियाणा में करते हैं, एक बार मध्य प्रदेश में करते हैं, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। अब आप क्या लगते हो कि जो आपके बीच चल रहा है हमको मालूम नहीं था? मेरे पास साथियों के मैसेज आते थे, यहाँ ऐसे साथी मिलेंगे, उनको मैं एक ही बात में तो मखा इनको करने दो, अभी इनको करने दो, अभी पता तो लगे किसकी औकात कितनी है। भारी वाला है कि हल्के वाला, उतार के फेंकना है कि पड़े रहने देना है? तो जो भारी है पड़ा रहे, और जो हल्का है उसको उतार फेंको, और जो हमारे लिए जो उस मुद्दे को समझ के घुलनशील हो जाए
वो जनता सरकार मोर्चा, बाकी बच जाएगा। तो प्योर माल निकालने की प्रोसेस है ये, ठीक बात। तो घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टशन में रहने का। तो भैया जी बाकी सारे हो गए हैं। आवेदन के लिए जिनसे पैसे लिए हैं वो पूछते हैं हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, हमारे भरोसे बिल्कुल नहीं रहने का है, बोल देना उनको। और जिनका नाम वीर सिंह के पास नहीं गया हुआ है, जिनका आवेदन किसी ने अपने तरीके से लगाया हुआ है, उनसे पैसे वापस ले लेना, फायदे में रहोगे। समझ गए? कोई भी है, सीधी सी बात। क्योंकि फिर अभी अगर पता लगा ना कि आज कितनी तारीख, 24 तारीख ना, अगर पता लगेगा ना 24 अप्रैल से पहले पैसे दिए हुए थे, तो जब आपकी मदद करेंगे तो वहां कोर्ट रूम में मुर्गा बना के करेंगे फिर। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने पैसे दिए हुए हैं, अगर कोई अननेसेसरी का पैसा लिया हुआ है और वो जनता सरकार मोर्चा में उधर वीर सिंह के पास, आपका वाला मसला महाराष्ट्र का गौरव के पास है, अगर गौरव के पास आपका केस नहीं गया, दोनों के पास नहीं भेजना आपने, एक बंदे के पास ही बात करनी है बस, तो वो गौरव के पास आपका केस है महाराष्ट्र का, तो गौरव से अपना लिस्ट में वो वीर सिंह से पूछ के आपको उसका नंबर देगा। जिसका नंबर उसमें नहीं लगा है वो समझ लेना कि वो किसी फ्रॉड आदमी ने बनाया है। और जब पता लगेगा कि पता लगने के बाद भी आप उनके साथ लगे रहे थे, तो फिर हम लोग मदद नहीं करने वाले हैं। फिर पैसा मांगो ना वापस उनसे, अपना पैसा मांगो और समाज के काम में लगाओ, उसको मोर्चे को दो। पर्सनल किसी की जेब भरने के लिए काहे को देते हो? अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इवेंट बताता हूँ। हमारे एक साथी ने पैसा देना था, वो बोला, उसने कुछ साथियों को फ़ोन कर दिया कि तुम गाड़ी लेके आ जाओ, तुम्हारा गाड़ी का खर्चा हम दे देंगे। और वो हमारे साथी 5 साथी चले गए और उससे गाड़ी का खर्चा ले लिया। 5 गाड़ियाँ चली गई और गाड़ी का खर्चा ले लिया, मुझे पता चला। तो मैंने बोला तुम मांगने वाले कौन होते हो इससे पैसा, और तुम इसको देने वाले कौन होते हो व्यक्तिगत? बोला नहीं खर्चा लगा था, मैंने खर्चा तो दिया था। भैया तुम ये खर्चा इसको दे देते वीर सिंह को, ये वीर सिंह इन सबको दे देता। भाई ऐसे तो हर कोई अलग अलग मांगने लग जाएगा ना अपने पास से ही ना, यही तो कचरा मचता है कि नहीं? हर दुकान अलग चालू हो जाती है अलग से। तो कोशिश करेंगे कि इसको मसले को सुलझा करके कोई 2-4 लोगों का हो जाए। और जो पैसा है, पैसे के लिए नहीं लड़ना। मैंने आपको बोला है कि आपको 10% पैसा अपने समाज के लिए रखना है। तो जब आप लोग मिल करके जनता सरकार मोर्चा वाले जो जिनका लोन का मसला है, वो जब साथ चलोगे, 10% तो आपके पास ही पड़ा हुआ है ना। हम तो बहुत छोटी मोटी सहायता शुल्क राशि मांग रहे हैं आपसे, आपके आवेदन के मुकाबले में। कोई 1% भी नहीं मांग रहा, कोई आधा % भी नहीं मांग रहा। कोई एक आदमी बता दे जिसने आधा % भी हमको दिया हो, कोई 0.25% दिया हो किसी ने यार। नहीं है, ये परसेंटेज का खेल यहाँ नहीं होता है, वो तो दलालों के यहाँ होता है, व्यापारियों के यहाँ होता है। हम व्यापारी नहीं हैं, ठीक है ना। हम तो यार मदद मांगते हैं आपसे यार, नहीं मांगे जाते तो। एक तो कलाकार ऐसा मिला, देखो कमाल की बात, हमने उसकी भी मदद करी। वो चेक करने के लिए मैसेज किया, सहायता राशि भेज रहा हूं मैं। हाँ जी भेज दो ना भैया। 1 रुपया भेजा, देखना चेक करो आ गया क्या? बता हाँ आ गया। कहता बाकी के भेज रहा हूं। बाकी का कितना भेजा? पता 100 रुपया। और लोन कितना था पता है? 70 लाख का। मैं कहा बल्ले बल्ले है भाई, मौज कर देगा ये तो। यार वो लोग जो इस मसले को संभाल रहे हैं ना, आपके मैसेजेस चेक करते करते, आपके फ़ोन सुनते सुनते यहाँ से कान गर्म हो जाते हैं, और मैसेजेस चेक करते करते आंखें फूट जाती हैं। फिर आपके आवेदन तैयार करते करते आंखें फूटती हैं। आपको लगता है वैसे छोटी मोटी चीज़ ये है कि भेज दिया, जल्दी से आवेदन बना दो। जैसे वो तो आवेदन बनाने के लिए नौकरी पे रखे हुए हैं हमने, वो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। कमाल की बात यह है, जो काम कर रहे हैं ना यार, 1 साल से वो सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कभी हमसे कोई पैसा नहीं मांगा। हमने कहा यार कभी ज़रूरत पड़े तो कुछ रख लिया करो इनमें से। नहीं गुरुजी, ये समाज का पैसा है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं करने का भाई, लड़ाई बड़ी है। इसको एक सवाल था, इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करना चाहिए, जैसे जो धंधा डूबा है।
अगर हम जब 2022 में जनता सरकार मोर्चा बना के निकले थे ना, अगर आप लोगों ने उसी टाइम भी रोज़ का एक आदमी अगर जोड़ लिया होता ना अपने साथ, तो आज हम घर, जो हमारी दुकानदारी बर्बाद हुई है, जो हमको शरीरों में साइड इफेक्ट आए हैं केमिकल की वजह से, सबका मुआवजा मांग रहे होते हैं आज हम डीएम और के वहाँ बैठ करके। पर हमने लोग जोड़े नहीं, तो हम क्या करें बताओ भाई। आप लोग अभी देखो, अभी आने वाले टाइम में गर्मी में लॉकडाउन लगने वाला है, आपको पता है क्या ये बात? अभी हीट वेव के नाम पे लॉकडाउन लगेगा कि बहुत गर्मी आ गई है, तुम्हें सुबह दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलोगे तो चालान कट जाएगा गाड़ी का। ये टेस्टिंग करेंगे अभी, ठीक है? हीट वेव आने लग जाएगी अभी अखबारों में। तो वो क्लाइमेट का जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज नहीं है ये जो दुबई में बारिश हुई है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाउड सीडिंग है। ये सब का सब केमिकल छिड़के जा रहे हैं आप लोगों को एनवायरनमेंट के अंदर, और एनवायरनमेंट को खराब किया जा रहा है नहीं असलियत में ये। इधर हमको कहते हैं पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, उधर टूटी फ्री में चलाते हैं, ऐसे ही फ्री चलती है। उधर से पेड़ जंगल काटते हैं, लाखों एकड़ ज़मीन को काट दिया जाता है, नहीं तो जला दिया जाता है योजना के तहत, और हमको कहते हैं आपको हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, तुम काटते रहो, हम लगाते रहेंगे। हिसाब मांगने का नहीं पड़ेगा क्या? मांगना पड़ेगा कि नहीं? हमको कौन देगा 4 आदमियों को? हाँ, तो जी एजुकेशन वाले मुद्दे पर भी करेंगे, गौ सेवा पे भी करेंगे, वैक्सीनेशन वाले पे भी करेंगे, सब पे करेंगे जो आपने पूछा हुआ है। और क्या कोई अलग संगठन बना सकते हैं, वो भी मैंने जवाब दे दिया है ना। तो कोई साथी तो नहीं जिसका जवाब बचाओ भाई? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डॉलर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, जब हमारा रुपया जो था, हमारा रुपया 1 रुपये में अगर 1 तोला चांदी होती थी, 11.664 ग्राम जब प्योर चांदी होती थी, उस टाइम पे डॉलर में 2 तोला चांदी होती थी। वो डॉलर अभी अपने पास है, वर्मा जी के पास था, उनके बटुए में है। उनके जो डॉलर का जो वजन है, यानी कि धातु का भी वजन डबल होता था, तो इसीलिए 1 डॉलर में 2 रुपया था उस टाइम पर, जिस टाइम का वो डॉलर है। समझे ना बात को? इसका ये मतलब नहीं है कि डॉलर की कीमत ज़्यादा है, डॉलर में धातु ज़्यादा है इसलिए कीमत ज़्यादा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ही ज़्यादा है उसका। बात समझ आई आपको? स्टैंडर्ड वही रहेगा, रुपए का स्टैंडर्ड वही रहेगा। गड़बड़ कहाँ आएगी? इन्होंने रुपए को कमोडिटी बना दिया, कमोडिटी बना के बाजार के साथ जोड़ दिया और कहा रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले हो ही नहीं सकती, फ्रॉड है ये लाइन ही फ्रॉड है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में रुपए की कीमत नहीं हो सकती। रुपया खुद कीमत तय करने का मापक है, तो इंटरनेशनल किसी भी मुद्रा के साथ इसका कंपैरिजन गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली। समझ गए ना? उधर से अगर हमको विदेशी मुद्रा का भंडारण रखना है, वो रखो, जो मर्जी रखो, लेकिन अपने रुपए की कीमत इसी बात से तय होगी कि हमारा कितना रुपया असली है, और हमारा केवल वही रुपया असली है जिसके अनुपात में गोल्ड आरबीआई के पास रखा हुआ है। और आरबीआई के पास 800 टन सोना था पिछली आरटीआई के मुताबिक, और उस 800 टन सोना का जो कीमत बनता है वो 4.8 लाख करोड़ बनता है, और टोटल मुद्रा की जो छपाई वो 34 लाख करोड़ है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में चल रही 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी ये बैंक नोट नकली हैं, नकली फ्रॉड हैं, फ्रॉड। तो आपको जो लोन दे रखा है वो असली वाला दे रखा है 4.8 वाले में से या नकली में से दे रखा है, ये पूछने का हक तो अपना बनता ही है भाई, ठीक है ना? तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय उस लेवल पे जब हम चैलेंज करेंगे, और जिस भी देश ने अमेरिका का कर्जा या वर्ल्ड बैंक का कर्जा देना होगा, जब इस रुपए वाले मसले पर डिटेल में चर्चा करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के हर देश का कर्जा हम चुका सकते हैं। हम लोग इस पोजीशन में हैं इस टाइम पे, सिर्फ रुपए का मानक तय हो जाए, फिक्स हो जाए। रुपए का जो मानक होगा ना, वो स्थिरांक होता है, चाहे कुछ भी हो लेकिन स्थिर होना चाहिए, वो बदलेगा नहीं। तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट सारा करप्शन, सारी भूखमरी, सारी महंगाई
खत्म हो जाएगी, उसी टाइम खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही चीज मांगनी है कि रुपए का स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए बस, और ये सिद्धांत है, हम कोई गलत चीज मांग ही नहीं रहे हैं। उसी टाइम दरिद्रता खत्म। तब और उस दिन पूरा का पूरा, अगर आप, मैं तो अभी जो लेवल 3 की ट्रेनिंग के बाद वाले लोगों को से ही हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं, क्योंकि सबके साथ तो मगजमारी की नहीं जा सकती ना। अब जो उस लेवल पे समझ रहे हैं, जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो उस लेवल पे बोलते हैं, उन्हीं के साथ बात करने का कोई लाभ होता है। हमें सारा दिन बोलते चबर चबर चबर, पहले थोड़ी होती है, खूब होती है पहले ही, तो उनसे बात करते हैं। तो वो जब वहाँ साथी आते हैं तो हम बताएं, आपको एक चीज़ बता देते हैं, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है कि गरीब से गरीब आदमी के घर में जितना चाहे उतना सोना, उतना चांदी होगा। और ये जो अमीर लोग, जो अपने आप को अमीर कह रहे हैं ना, बैठ के रोएंगे माथे पे हाथ पकड़ के। मतलब दरिद्रता ही खत्म होने का पूरा प्लान वो है। पर उस व्यवस्था को संभालने वाले लोग चाहिए भाई, जो अंदर से इतने सच की लड़ाई लड़ने वाले, बिल्कुल प्योर हार्टेड लोग, वो निकाल के लाओ समाज में से। मतलब अगर आपको लगता है कि आप हो वैसे, तो आप खड़े होइए सच्चाई के साथ कि मैं हूं आपका साथ देने वाला, या आपके साथ, आपके आगे चलना, आप आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं हमको इस बात से भी। और अगर आप नहीं है वैसे, तो ऐसे आदमी को ढूंढिए। या मतलब देखो, ये ऐसे आदमी ऐसे पड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं तप करते हुए मिलेंगे आपको, किसी न किसी जगह पे सच की लड़ाई लड़ते हुए मिलेंगे वो आपको। तो उनको ढूंढ के लाइए, मिलवाइए उनको आगे। वो मुश्किल होता है ऐसे लोगों को 3-3 दिन बिठाना, किसी बात पे समझाना, 7 दिन बिठाना, बट फिर भी करेंगे कोशिश। उनके पास जाके, सच्चे आदमी के पास भी लगा के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है कि अपनी बात बताएं जाए उनसे। और अगर वो सच में हमारे लिए ऐसे करेंगे, तो अभी हमने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है, अभी उदयपुर में हमने मीटिंग रखी हुई है, स्पेशली फ़ोन कर करके कि आप आइए, आपको 2 दिन में हम लोग कुछ बताते हैं, और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। तो इस पे हम फाइनली आपको बता देंगे कि क्या करना है। उदयपुर में नहीं, वो